अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में हम बात करेंगे इसराइल की जानिब से जारी बर्बरियत की। इसराइल की फ़लस्तीन पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। लड़ाका तैयारों ने गजा के इलाके अल-फुरकान में 200 से ज़ायद हमले किए हैं। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। गजा की सूरत हाल ये है कि मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई है और वाहिद बिजली जो ईंधन की किल्लत के बाइस बिजली घर बंद हो गया है। बिजली की कमी से अस्पतालों के मुर्दा खानों में तब्दील होने का खतरा भी बताया जा रहा है। अद्वियात की बात करेंगे तो स्टॉक भी सिर्फ चंद घंटों का रह गया है। बेघर अफराद की तादाद 3,38,000 हो गई है। इसराइली जारहियत पर दुनिया भर से शदीद रद्द अमल आ रहा है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और अरब लीग ने तशवीश का इजहार किया है और जंग बंदी का मुतालबा किया है, लेकिन अमरीका की सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा इसराइल की हिमायत में इसराइल में मौजूद हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल का जो प्रोपेगेंडा था वो चलाया और उससे मुतालिक दावा किया, लेकिन फौरी तौर पर वाइट हाउस के हुकाम को जो है वो दावा वापस लेना पड़ा। ये क्या मामला था, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दीगर भी कुछ मामलात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल के फैसले के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की वापसी में क्या रुकावटें हैं, क्या आसानी है, क्या रास्ता अपना सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी गौर करेंगे। पहले यकीनी तौर पर इंतहाई अहम नौइयत का मामला इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा है और इसराइल की फ़लस्तीन पर जो वहशियाना बमबारी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लड़ाका तैयारों ने गजा के इलाके अल-फुरकान में 200 से ज़ायद हमले किए। यूँ फ़लस्तीनियों की तादाद अब तक छठे रोज़ जो है वो 600 से ज़ायद हो गई है, जिसमें 200 से ज़ायद बच्चे और 106 ख़वातीन भी बताई जा रही हैं, जबकि 5,339 ज़ख्मी भी हैं अब तक के जो नंबर सामने आ रहे हैं। हमास ने भी इसराइली बर्बरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। खान यूनिस में अल-क़स्साम ब्रिगेड कॉज से फ़ज़ा में मार करने वाले मिज़ाइलों से हमले किए गए हैं और हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई है। मरने वालों में इसराइली फ़ौजी भी शामिल हैं। ज़ख्मियों की तादाद 5000 के करीब है, जबकि हमास कायदीन ने जंग यरूशलेम तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। हमास और लबनान के बाद शाम ने भी इसराइल पर हमला किया है, रॉकेट्स की बारिश कर दी है। इसराइली एयरपोर्ट्स पर मुल्क से भागने वालों का रश लगा हुआ है। तो इस तरह एक क्योस की सूरत हाल है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि हमास की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसराइली बर्बरियत जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही और जंग का छठा रोज़ है। हलाकतों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। बच्चे इसमें शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं। इसके साथ साथ जो ज़ख्मी अस्पतालों में हैं, ये कहा जा रहा है कि जो अद्वियात का स्टॉक है वो भी तकरीबन ख़त्म होने के बराबर है। क्या और दुनिया भर में जो निज़ाम है या दुनिया भर का जो एक आप कह लीजिए ज़ाब्ता है, जंगी ज़ाब्ता, उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है। अस्पतालों को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। गज़ा में मुकम्मल नाकाबंदी का आज तीसरा रोज़ भी है। इसराइल की बर्बरियत जारी है। गज़ा में इंसानी मुश्किलात घिनौनी हो गई हैं। गज़ा की पट्टी पर वाहिद जो बिजली घर है वो ईंधन की किल्लत के बायस बंद है। बिजली की कमी से यूँ गज़ा के अस्पताल मुर्दा खानों में तब्दील होने का ख़तरा रेड क्रॉस ने जाहिर किया है। अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात का स्टॉक भी सिर्फ चंद घंटों का ही रह गया है। गज़ा में बेघर अफराद की तादाद यूँ 3,38,000 से ज़ायद हो गई है। बैनुल-अक़वामी हिलाल अहमर कमेटी ने ख़बरदार किया है और बताया है कि किस तेज़ी से ये बहरान जो है वो आगे बढ़ रहा है और किस किस्म के लोगों को वहाँ पर मुश्किलात हैं। ख़ास तौर पर जो हस्पताल हैं वहाँ पर दवाओं का स्टॉक ख़त्म हो रहा है। इवन जो नर्सेज़ हैं या डॉक्टर्स हैं उन तक पर हमले हो रहे हैं। तो ये यकीनन दुनिया भर के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन कोई सोचने वाला बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। गज़ा में वहशियाना इसराइली जारहियत पर दुनिया भर में शदीद रद्द अमल तो सामने आ रहा है। जैसे सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और अरब लीग ने गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और फ़रीक़ैन से फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा भी किया है, जबकि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्क और ईरानी सदर से राब्ते किए हैं। सऊदी अरब इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी को रुकवाने के लिए आलमी कोशिशों का साथ देगा, उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है। तो शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है क्योंकि वहशियाना इसराइली जारहियत जो कि दुनिया के सामने है, शहरी आबादी पर बमबारी की जा रही है। सवाल ये किया जा रहा है कि ये कहाँ की जंग है। तुर्किया के सदर ने इसराइल की कार्रवाइयों को कत्लेआम करार दे दिया है। सालिसी का किरदार अदा करने की भी पेशकश कर दी है। रजब तैयब उर्दवान कहते हैं कि जंग की भी इखलाकियात होती हैं। लोगों की बुनियादी ज़रूरियात रोकना जंगी जुर्म है। अंकारा हमास को दहशतगर्द तंजीम नहीं समझता। दुनिया इसराइल की कार्रवाइयों पर आंखें बंद ना करे, रजब तैयब उर्दवान की जानिब से ये कहा गया है।
तो तुर्किया अपना रद्दअमल दे रहा है। इसी तरह इसी से मिलता जुलता जो रद्दअमल है वो रशिया का भी है। रशिया ने भी बड़े दो टोक अल्फाज में और बड़े तरीक़े से जो है ये वाज़ेह किया है कि किस तरह अमरीका ज़िम्मेदार है इस सारे मामले का जो कि इस वक्त हो रहा है। चीन ने भी उधर एक बार फिर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का बुनियादी हल अमन मुज़ाकरात की बहाली है। उधर रूस ने भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का ऐलान किया है। सदर पुतिन कहते हैं कि अमरीका ने बहरी बेड़ा भेजकर ख़ित्ते की कशीदगी में इजाफ़ा किया है। तो अमरीका या सऊदी अरब की तरफ से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो इस सारे मामले में सालिस का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अमेरिका ने ज़ाहिर है इसराइल की तरफ जाना जो है वो बेहतर समझा और जो इस वक्त इंसानों की बेहुरमती हो रही है उस तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। सऊदी अरब भी अपना वज़न जो है फ़लस्तीन की तरफ डाल चुका है। तो ऐसे में जो चाइना है उसका असर रसूख मशरिक़ वस्ता में बढ़ता हुआ बड़ा अहम है और वो ही शायद अब एक सालिस का किरदार भी अदा कर सकता है। पाकिस्तान भी इस सिलसिले में अपना जो बयान है वो बार बार दोहरा रहा है, अपना रद्द-ए-अमल दे रहा है। गज़ा में इसराइली जारहियत की एक बार फिर आज शदीद मज़म्मत की गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने आज हफ्तावार अपनी मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि गज़ा में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, मासूम बच्चे और ख़वातीन शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि सीज़ फायर की भरपूर कोशिश करे। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। Pakistan strongly condemns the indiscriminate and disproportionate use of force by Israeli authorities against civilian population in Gaza and calls for an immediate cessation of hostilities. We are deeply concerned about the fast deteriorating and dire humanitarian situation in Gaza due to the inhumane blockade and collective punishment by Israeli forces. The decision to cut off electricity, fuel and water supplies is unjust and should be reversed. Israel must also bring an immediate end to its campaign of indiscriminate bombing against the people of Gaza. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए हैं और इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की है। बोले कि हमारा वतन एक मैसेज है कि हम इसराइल की पुश्त पर खड़े हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कल फ़लस्तीन के सदर से मिलने का इम्कान भी ज़ाहिर किया है। एंटोनी ब्लिंकन कशीदगी ख़त्म कराने और यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक अहम मुलाकात हुई है और इसराइली वज़ीर आज़म के साथ जब उन्होंने मुलाकात की है तो उन्हें बताया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसराइल को यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं और दूसरी तरफ इस मामले का हल भी अमेरिका तजवीज़ कर रहा है। इसराइल के जो कैदी हैं फ़लस्तीन के पास या हमास के पास उन्हें छुड़वाने की भी बात कराए तो बहरी बेड़ा भी एक भेज दिया। अब इस सारे मामले में वज़न किस तरफ है और मामले को हल करवाने की भी फिर यकीन दहानी है, ये कुछ ज़रा बैठ नहीं रहा है। क़ौमी अमूर आदिल नजम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आदिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से आदिल साहब आप देख रहे हैं ये जो कशीदगी है, ये तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गो के ये आज सूरत हाल पैदा नहीं हुई, अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो बहुत पुराना है। आपको क्या लगता है कि अब मीडिएटर का किरदार कौन अदा कर सकता है और कितना ज़रूरी है जंग बंदी? देखिए जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कशीदगी या तनाज़ा, ये अब उससे तो बहुत बात बढ़ चुकी है। आपको बात जंग की, चाहे वो हमास हो उसने ऐलान जंग कर दिया और चाहे वो इजराइल की हुकूमत है उसने भी बाज़ाब्ता ऐलान जंग कर दिया। और जब जंग होती है तो फिर जो कवायद होते हैं और जो रूल होते हैं वो निकल जाते हैं और यहाँ तो जो जंग के असूल हैं वो भी पामाल किए जा रहे हैं। चाहे जो इस वक्त बमबारी है और जो बर्बरियत है बच्चों के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ख़िलाफ़, बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ गाज़ा में, या सच्ची बात ये भी है कि जो हमास ने सिविलियंस को टारगेट किया और जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद किया शुरू में, वो भी इसमें एक इक्वल की बात नहीं है। बात ये है कि जो असूल होते हैं जंगों के वो भी पामाल हो चुके हैं और इजराइल की तरफ से, जैसे आपने कहा, ये आज की जंग नहीं है, ये तो बड़ी पुरानी जंग है। तो पहली बात तो ये कि इस वक्त जो है ये मसला इसलिए शिद्दत का इख्तियार कर चुका है कि खाली तनाज़ा नहीं है, तनाज़े की सालसी करना, निगोशिएशन करना फिर कदरे आसान होता है। जहाँ तक बात है सालसी की, आज का जो माहौल है जिसमें जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया से और जो एक हेट्रेड है जो आपको नज़र आती है, जो पहले भी शायद नहीं नज़र आती थी, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो सोशल मीडिया ना हमारा और मीडिया भी जो है कि 2 मिनट की खबर, 4 लाइनों का मैसेज, वो एक तरह से उस हेट्रेड को और बढ़ा देता है। मुझे तो नहीं नज़र आता कि इस वक्त कोई भी ऐसा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, इस वक्त मुझे नहीं नज़र आता कि किसी के पास भी
कुव्वत है मीडिएशन करने की, सालसी करने की, न्यूट्रल होने की बिना पर। अगर कोई बिना हो सकती है वो ताकत हो सकती है कि अमेरिका कह के जी मैं जो हूँ इसराइल पे कोई प्रेशर डाल सकता हूँ, या बाकी अरब ममालिक पे प्रेशर डाल सकता हूँ, या मैं कोई बेनिफिट दे सकता हूँ फ़लस्तीनियों को। उस बेसिस पे अगर कोई सालसी हो सके तो हो सके, लेकिन इस वक्त बहुत मुश्किल नजर आता है। एक तरह से नजर ही आता है कि इसराइल ने फैसला कर लिया है कि जनाब हमने फाइनल सोल्यूशन ढूंढना है और इनको तहस नहस कर दो, और वो उसी किस्म की बात कर रहे हैं, तहस नहस कर दो। हाँ जी। दूसरी तरफ हमें हमास से नजर आती है एक डेस्परेशन कि कोई भी हरबा, कोई भी कीमत उस पे जो है अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो यकीनन ये तशवीशनाक से बहुत आगे बात जा चुकी है। आदिल साहब, इससे पहले इसराइल ने कहा था कि जो फ़लस्तीनी शहरी हैं वो मिस्र के रास्ते इनकला भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि वो तो तहस नहस करने के दर पे है, लेकिन अब मिस्र ने भी रफ़ा क्रॉसिंग बंद कर दी है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो जंगी ज़ाब्ता अखलाक है उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है, सूरत हाल आपको कहाँ पर जाती नज़र आ रही है? ये किसी अच्छी जगह जाती नजर नहीं आ रही, और शायद फ्रीकैन खुसूसन इजराइल चाहता है कि अच्छी जगह ना जाए। ये कहना कि जी आप यहाँ से चले जाएं, चले जाके कहाँ जाएं यार? बिल्कुल। आपने एक बनाया हुआ है एक ओपन एयर प्रिजन, जो उसको आप खुद कहते हैं कि ओपन एयर प्रिजन, जिसको यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि ये हेल ऑन अर्थ है, दोज़ख है दुनिया में। उसके एक तरफ समंदर है, समंदर में कूद जाए, दूसरी तरफ इसराइल ने दीवारें खड़ी हुई हैं, वहां भी नहीं जा सकते। तीसरी तरफ आपका मिस्र है, मिस्र ने बहुत पहले से वो बंद किया हुआ। तो इन अ वे ये तो जो है ना, लोगों को लेके एक तरह से एक कन्फाइंड उसमें, और उसके ऊपर बमबारी और तहस नहस, बिल्डिंग्स बिल्कुल रेस कर देना। तो ये मेरे ख्याल में जो इसराइल कह रहा है कि जनाब आप इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, इसमें दम नहीं नजर आता। अगर कोई वैसे इसमें सियासी बात है तो वो ये है कि पिछले खुसूसन 2-3 दिनों में, लेकिन जब बात शुरू हुई तो हमने जो दुनिया का रिएक्शन वेस्ट का खुसूसन देखा, वो रिएक्शन था उन तस्वीरों का जो हमास के अटैक से आई, कि एक कॉन्सर्ट हो रहा है और वहां लोगों पे जो है वो उन पे तशद्दुद है वगैरह वगैरह। अब जो ताल्लुक है, अब जो तस्वीरें आ रही हैं, अब जो हकीकत है, वो तो उस बमबारी की है जो गजा पे हो रही, और इसराइल के जो उसके साथ भी खड़े थे, जो अगर कोई हमदर्दी करते भी थे उस सिविलियन अटैक पे, उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है ये जस्टिफाई करना कि एक जेनोसाइडल किस्म का अटैक, एक पूरी कौम को जो है वो नीज तो नाबूद कर देना। देखें 2 मिलियन लोग हैं इसके अंदर, उन 2 मिलियन में से तकरीबन 1 मिलियन जो हैं वो बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके ऊपर ये तसव्वुर कर लेना, देखें इसराइल की पोजीशन क्या है? पोजीशन ये है कि हर फलस्तीनी जो है वो हमास। आदिल साहब, और हमेशा जो जंग होती है वो दो ऐसी ताकतों के बीच में होती है, दो ममालिक के बीच में होती है जो हम पल्ला होते हैं। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि एक जानिब बिल्कुल एक ऐसे लोग जो पहले से मरे हुए हैं, दबे हुए हैं और मजलूम हैं, और दूसरी जानिब वो मुल्क है जो कि दावा करता है कि उसके पास दुनिया के बेहतरीन हथियार मौजूद हैं और असलहा मौजूद है और फ़ौज मौजूद है। तो ऐसे में अब ये दोनों के बीच में ये जंग किस तरह से हम देखें? लेकिन जंग तो ये एक साइडेड है, अव्वल तो जंग किसी मसले का हल नहीं होता, और जंग इसको इसराइल ने कह के किया ये कि जो हरबे थे उनको एक्सपैंड कर दिया। लेकिन एक मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ जो है महाज 2 नहीं है, इसमें मुखालिफ 2 नहीं है, 3 है। देखिए, एक तरफ है इसराइल की, या शायद 4 भी हो, एक तरफ है इसराइल की हुकूमत या स्टेट, और खुसूसन नेतन्याहू साहब और उनके साथी जो बड़े वाज़े तौर पे ऐलान कर चुके हैं कि उनका प्रेफर्ड सोल्यूशन जो है वो एनिलेशन। दूसरी तरफ जो इसकी, जब हम जंग की बात करते हैं तो हमास है। अटैक जो है फलस्तीन के लोगों ने किया, हमास ने किया। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब चाहे उसको कोई टेररिस्ट कहे या ना कहे, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका दावा ये है कि हम बोलते हैं फलस्तीनियों की तरफ से। लेकिन तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो फलस्तीन के लोग हैं, और इजराइल ये कहता है कि जी हमास ने जो भी किया इसकी सजा हर फलस्तीनी को हम देंगे। ठीक है आदिल साहब, एक आखिरी सवाल ये, अब अमेरिका के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक जानिब हम देख रहे हैं कि इमदादी बहरी बेड़ा उनकी जानिब से चला गया है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो बाइडन का बयान आता है, गो के उस बयान की फिर व्हाइट हाउस ने मजम्मत भी कर दी है, जो उन्होंने कहा कि हमास की जानिब से बच्चों के गले काटे गए और उनकी वीडियो देखी गई है। इस पूरी जंग की सूरत हाल में जो अमेरिका का किरदार है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? इसमें बहुत से इसके पहलू हैं, अगर मुझे आप इजाजत दें। एक तो यह है कि हुकूमत का ताल्लुक,
हुकूमत इन बहुत से मुल्कों की तरह अमेरिका भी जो है उसकी अपनी अंदर की भी सियासत है ना, और जो हम रिएक्शन देख रहे हैं वो सियासत से भी उसका ताल्लुक है, खुसूसन ये कि एक इलेक्शन होने वाली है। तो हमें उसमें जो नजर आता है कि हुकूमत जो है वो पहले से भी कहीं ज्यादा, एक प्रो इजराइल तो होना अलग बात है, लेकिन प्रो नेतन्याहू, प्रो अटैक, प्रो इजराइल तो अमेरिका हमेशा है, ठीक है, मुल्कों की होती हैं, दोस्तियां होती हैं, ताल्लुकात होते हैं, लेकिन जिस हद तक उन्होंने इसको किया, और खुसूसन वो शुरू की जो हालात थे उन तस्वीरों का रिएक्शन था, तो एक तरफ तो वो चीज है। अगर आप बात करें पब्लिक ओपिनियन की, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या वो मीडिया, रेगुलर मीडिया में हो, तो वो भी एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ना सिर्फ इजराइल की जहारियाना पॉलिसी की हमायत करता है, लेकिन उसी किस्म की अब गुफ्तगू कर रहा है जो हमें इजराइल में नजर आती है, बल्कि कई बार तो वो इजरायली टीवी, इजरायली सोशल मीडिया से भी ज्यादा एक बारबैरिक किस्म की कॉन्वर्सेशन है। लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी चीज ये कि अमेरिका की अंदर की सियासत जो है ना वो भी टूटी हुई है। मेरी जिंदगी में पहली बार एक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी, एक तरह से आप समझ लें, अमेरिकनों में और बहुत से अमेरिकी यहूदियों में, कि जो ये तस्वीरें जो आप और मैं देख रहे हैं वो भी वही देख रहे हैं, एंड वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस वक्त एक अमेरिका के अंदर भी एक तनाव है। ये कहना यकीनन दुरुस्त होगा कि उस तनाव में जो बड़ा हाथ है, जो अपर हैंड है, वो यकीनन प्रो नेतन्याहू, और अगेन मैं जान के इसको प्रो इजराइल, प्रो नेतन्याहू की बात कर रहा हूँ, वो प्रो नेतन्याहू बहुत अग्रेसिव, बहुत हॉकिश है, लेकिन हमें आवाज नजर आ रही है खुसूसन यंग लोगों से, यूनिवर्सिटीज के कैंपस पे, दूसरी जगह। आदिल नजम साहब, आपकी राय हम तक पहुंच चुकी है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका जो है उसके अपने अंदाजे हैं और अपने कुछ उनके फ़ायदे हैं, और उनकी सियासत जो है वो भी तनाव का शिकार नज़र आ रही है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि इसराइल की हिमायत हो रही है, ना सिर्फ कहा जा रहा है कि हम आपकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, बल्कि उनको इमदाद भी दी जा रही है। लेकिन मसला ये है कि जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं वहाँ उनकी हालत ज़ार है, लोगों की अमवात हो रही हैं, बच्चे इसमें शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं, और उनके पास कोई राह फ़रार नहीं है। इससे पहले भी हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि उसको खुला कैद खाना कहा जा रहा था, लेकिन अब तो सूरत हाल ऐसी हो गई है कि ना वहाँ पे पानी है, ना वहाँ पे अद्वियात हैं, और इसके साथ साथ ज़िंदगी जो है वो हर सेकंड दाव पे लगी हुई है। यकीनी तौर पर लोगों के लिए मुश्किल है, और इस मुश्किल को आसान करने के लिए वो ताकतें जो अपना किरदार अदा कर सकती हैं वो इस जलती पर तेल का काम कर रही हैं। सूरत हाल लेटेस्ट है क्या, ज़रा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इसराइल ने ऑप्शन दिया कि फ़लस्तीनी मिस्र की तरफ चले जाएं, लेकिन मिस्र ने रफ़ा क्रॉसिंग को बंद कर दिया। बाकी तमाम रास्ते बंद होने के बाद ये अब तक का वाहिद रास्ता था जहां लोग गज़ा से नकल मकानी कर सकते थे, यानी गज़ा से निकलने के लिए एक वाहिद ऑप्शन था। ज़राए के मुताबिक मिस्री हुकूमत को खदशा है कि इसराइल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गज़ा छोड़ जाएँ। उसके अलावा मिस्र में पहले ही मुआशी बहरान है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पनाह गुज़ीन आबाद नहीं कर सकता। तो कमोबेश ये वो सूरत हाल है। जो लोग यूरोप जाने के लिए कश्तियों में सवार होते हैं, और यूरोप के जो फिर कोस्ट गार्ड्स होते हैं वो किस तरह उन कश्तियों को डूबने देते हैं, तो आपको अरब मुल्कों की तरफ से भी कमोबेश तरीक़ाकार या तरीक़ा वारदात वही नज़र आ रहा है। वैसे इस पर हम मज़ीद ही बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसका नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक है, ये भी एक अहम सवाल है। एक शिक के मुताबिक सोमोटो के तहत फैसला किए गए केसेस में अपील का हक दिया गया था। नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला आर्टिकल 184(3) के तहत केस में किया गया था। नवाज शरीफ को इस फैसले के खिलाफ अपील का हक मिलना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने माजी से अपील का हक देने की शिक गैर कानूनी करार दे दी है। अब नवाज शरीफ अपनी नाअहली के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकेंगे। नवाज शरीफ की नाअहली सादिक और अमीन न होने पर आर्टिकल 63(1)(f) के तहत हुई थी। आर्टिकल 63(1)(f) में नाअहली की मुद्दत का कोई जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए आईनी तशरीह से नाअहली को ताहयात नाअहली करार दिया था। अलबत्ता इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए इस नाअहली को भी इसकी जो मुद्दत है उसको डिफ़ाइन कर दिया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नवाज शरीफ अब इलेक्शन लड़ सकेंगे। मामला कुछ उलझा हुआ है, तकनीकी है। इसको ज़रा सादा और आसान करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन ताहयात नाअहल करार पाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। PDM ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम से नाअहली की जो मुद्दत है उसे 5 साल किया। तरमीम के बाद अब इलेक्शन एक्ट बाकायदा कानून बन चुका है, क्योंकि
कायम मकाम सदर यानी उस वक्त सदर मुमलिकत दस्तयाब न थे, तो कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने 26 जून 2023 को इस एक्ट पर दस्तखत कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताहयात नाअहली वाले मामले पर कोई असर नहीं होगा, आईनी माहिरीन की राय है। इलेक्शन एक्ट तरमीम के तहत नवाज शरीफ नाअहली की मुकर्ररा मुद्दत भी गुजार चुके हैं। नैब केसेस में अलबत्ता नवाज शरीफ की बरीयत होती है तो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, क्योंकि नैब केसेस में उनकी सज़ा अब भी बरकरार है। अगर किसी ने इलेक्शन एक्ट तरामीम को चैलेंज कर दिया तो फिर कागजात नामजदगी जमा कराते हुए भी मसला हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो जो चैलेंज करने वाले हैं उन्होंने इसलिए भी चैलेंज नहीं किया कि उनके अपने चेयरमैन भी इस चैलेंज के साथ फंस सकते थे। यानी समझ आ रही है कि अगर नैब केसेस में क्लियर हो जाते हैं तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो फिर वरना सजा याफ्ता हैं तो फिर इलेक्शन लड़ने के अहल ही नहीं है। नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद खत्म हो गई है। नाअहली से मुतालिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। नैब से मुतालिक केसेस पर कायद मुस्लिम लीग नून की वापसी पर देखेंगे। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले पर रद्द अमल, कहा खुशी है पार्लियामान के बनाए कानून की हौसला अफजाई हुई है। तो साबिक वज़ीर कानून की जानिब से कहा जा रहा है कि कोई मसला नहीं है, जैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो जो नैब केसेस हैं उनको भी देख लेंगे, तो खासे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जबकि जो पीटीआई रहनुमा है असद उमर, वो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले से खुश नजर आ रहे हैं और उस फैसले को दुरुस्त करार दे रहे हैं। कहते हैं कि एक फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश हैं। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। मेरे ख्याल में तो फैसला जो है मजमूई तौर पे ठीक फैसला है। नवाज शरीफ आएगा अब? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है। हाँ, इसके बावजूद आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे जी कि जो फैसला है सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है। शहबाज शरीफ को भी फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है, ये मेरा पता। ये तो आप ऐसे कह रहे हैं नून से छीन वाली बात है। इसका तो उनकी गवर्नमेंट में भी आ गया। तो मासूमाना सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके भाई इतने खुश क्यों है फैसले पे। एक फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है, बड़ी बात है ना। दो फैसला के इसके ऊपर दो बंदे खुश है। तो तहरीक इंसाफ के साबिका पार्टी रहनुमा लेकिन मौजूदा कारकुन असद उमर सवाल तो दुरुस्त उठा रहे हैं कि शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं, ये तो आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन खैर, नवाज शरीफ को वापसी पर किन कानूनी मुश्किलात का सामना होगा, आइनी माहिरीन की क्या राय, ज़रा ये भी जानिए और समझिए। अदालत ने नवाज शरीफ की सज़ा तो मुअत्तल नहीं की थी, अदालत ने उन्हें इलाज की गर्ज से भेजा था और नवाज शरीफ की कानूनी टीम मुमकिन तौर पर अदालत में क्या मौक़िफ़ अपनाएगी, ये एक अंदाज़ा या अब तक की जो मालूमात है उसकी बुनियाद पर आपके साथ शेयर करते हैं। जेल से बाहर रहकर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती, ये भी कुछ आइनी माहिरीन का मौक़िफ़ है कि ये प्रोसीजर है ही नहीं। नवाज शरीफ को सज़ा की मुअत्तली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने का हक़ दिया जाए, मौक़िफ़ ये भी अपनाया जा सकता है कानूनी टीम की तरफ से। नवाज शरीफ वतन वापसी पर मुख्तसर मुद्दत के लिए जेल भी जा सकते हैं क्योंकि सरेंडर तो करना होगा, ये तरीक़ाकार है। नवाज शरीफ को मुमकिन तौर पर कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाज शरीफ के वकला सज़ा मुअत्तली के लिए उसके बाद दरख्वास्त दायर कर देंगे। नवाज शरीफ बैरून मुल्क से वकील के ज़रिए राहदारी ज़मानत भी ले सकते हैं। मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि एयरपोर्ट पर गिरफ्तार ना किया जाए, बाकायदा अदालत जाकर सरेंडर कर दूंगा। राना सनाउल्लाह पहले ही कह चुके हैं कि नवाज शरीफ इस्तक़बाल के बाद ख़ुद को अदालत में सरेंडर करेंगे। तो मियाँ साहब 21 तारीख को आएंगे, जलसा करेंगे, अगले दिन अदालत जाएंगे, जेल जाएंगे, फिर जमानत लेके बाहर आएंगे। अच्छा, अभी तक ये दो रास्ते हैं, या तो प्रोटेक्टिव बेल उन्हें मिलेगी या सरेंडर करेंगे। अब देखना ही है कि कौन सा बेल भी सरेंडर करने के बाद ही मिलेगी। ठीक है, तो सरेंडर तो उन्हें करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब ने सियासत करनी है तो कई कानूनी रुकावटों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए डील का तासुर गलत करार दे दिया है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं मुस्लिम लीग नून समेत किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नर्म गोशा नहीं है। नवाज शरीफ पीटीआई दौरे हुकूमत में अदालत की इजाज़त से बाहर गए थे। आसिफ जरदारी हों, नवाज शरीफ हों या चेयरमैन पीटीआई, सबको ही अपने मुकदमात के लिए कानूनी हल तलाश करना होंगे। तो निगरान हुकूमत ने वाज़े कर दिया है कि किसी के लिए भी कोई नर्म गोशा नहीं है, जो किया है वो भुगतना मुझे वो टाइम याद आ गया 2018 के बाद जो हुकूमत थी वो बार बार कहती थी कि ये ऑपोजिशन हमसे एनआरओ मांग रही है, तो ऑपोजिशन कहती थी कि हमने मांगा कब एनआरओ, और तो एनआरओ देने वाले हो कौन, तो मुंतखब हुकूमत एनआरओ नहीं दे सकती, डील नहीं कर सकती, तो निगरान क्या डील करेंगे। और फिर मुझे वो बात भी याद आ रही है जो कहा जा रहा था तमाम जमातों की तरफ से कि बाइस्ड नहीं होना चाहिए निगरान वज़ीर आज़म, निगरान हुकूमत। खैर, आगे बढ़ते हैं, नवाज शरीफ पर मुकदमात और सजाओं की बात करते हैं। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स केस की बात करें तो 7 साल कैद और जुर्माना, सजा बरकरार है। लंदन अपार्टमेंट केस 10 साल कैद, सजा बरकरार है। अकामा केस 1 साल कैद और सजा बरकरार है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस नाअहल करार दिया गया था और इससे वो बाइज्जत बरी हो गए।
इस पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन अभी अज़ान मगरिब का वक्त हुआ। शाद वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। ब्रेक पर जाने से पहले हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के फैसले और साबिक़ वज़ीर आज़म की वापसी की बात कर रहे थे, और इसी तरह के एक मामले से मुतासरा हैं जहांगीर खान तरीन, जिनकी जमात है इस्तेहकाम पाकिस्तान। इस्तेहकाम पाकिस्तान वाले कितने मुतमईन हैं इस फैसले को लेकर, और मियाँ साहब की वापसी और जहांगीर खान तरीन की सियासत में वापसी को लेकर क्या मामलात हो रहे हैं? खुरम रोकड़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर नाअहली की मुद्दत का तो तयन पार्लियामेंट कर चुकी है, और वो जो कानून है वो उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है सादिक सिंजरानी के दस्तखत से। क्या मामलात हैं आपकी नज़र में, क्या अश्योरेंसेस हैं, क्या सेटअप क्या तय पाया है कि सब कुछ इतना स्मूथ होता जा रहा है? नहीं, एश्योरेंस और सेटअप की बात से पहले हम ये जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये हम इसको किसी भी जो बड़े इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंटली जिस तरीके से है, या कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो हम उन फैसलों को कभी भी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन इस तरीके में नहीं करेंगे कि किसी इदारे को हम गलत कहें। पहली चीज़ तो ये हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वाज़ेह है। और कोई भी जो फैसला है उसको किसी भी चीज़ को कानूनी तौर पर हम आगे डील करने का सोचेंगे, कभी भी ये नहीं कहेंगे कि कोर्ट्स के फैसले गलत हैं, क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं कोर्ट की, ये इतनी ज़्यादा ओपन और इतनी ज़्यादा क्लैरिटी में आई हैं कि जिसमें किसी को शक करना या किसी को कहना कि ये गलत हुआ है, तो इस चैप्टर को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्लोज होना लाजमी है। केसेस भी हैं, केसेस चलते भी हैं, आदमी इफेक्ट भी होता है और उसको चलान भी उसका हो जाता है, फंस भी जाता है, वगैरह वगैरह। तो वी विल अबाइड बाय द रूलिंग ऑफ द कोर्ट एंड वी विल ऑलवेज ऑनर द रूलिंग ऑफ द कोर्ट। अगला स्टेज क्या है, कानूनी तौर पे किसकी इजाज़त कैसे जाएगी, दैट इज़ अ सेकंड स्टेप। और हर चीज़ को पाकिस्तान के लॉ कानून के मुताबिक और एक ऐसे डेकोरम के साथ कि जिसके अंदर कोई भी हम नेगेटिविटी की चीज़ हमारी तरफ से नहीं आएगी। जी, इसमें रोकड़ी साहब बीच में मौक़िफ़ आया था जहांगीर खान तरीन की नाअहली को लेकर कि क्योंकि मामला बैलेंसिंग का था और बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर उन्हें नाअहल कर दिया गया था, क्योंकि मियाँ साहब की नाअहली हो चुकी थी और फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी किसी की कुर्बानी चाहते थे, तो चेयरमैन की नहीं हुई तो जहांगीर खान तरीन की हो गई। आप भी मियाँ साहब की तरफ फिर कहते हैं कि मामलात को वहाँ रिवर्स करते हैं जहाँ ये ख़राब हुए थे, आपकी भी ऐसी कोई ख्वाहिश है? मैं फिर वही कहूँगा ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये वो कलाम है कि वो बच गया, मैं वो बच गया और मैं आ गया बीच में। ये वो चीज़ें जो कि पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, जो कि हम भी लेके चलते हैं, बाकी भी लेके चलते हैं। हम इस बात के कायल हैं कि जो चीज़ एविडेंस के साथ, जब कोर्ट जो है उसका जो फैसला है उसको कहना कि ये गलत हुआ है, हम पहली चीज़ तो ये हम इसको कभी भी चैलेंज इस तरीके से नहीं करेंगे कोर्ट्स के डिसीजंस को, ना कोर्ट्स को हम कभी भी इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे कि हम समझें कि या लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि यहाँ ज्यादती हुई है। एक चीज़ तो ये क्लियर है। बाकी मेरी ख्वाहिशात, आपकी ख्वाहिशात, किसी की ख्वाहिशात, वो डिस्कशन हमारी निजी मजालिस में या हम कहीं पे भी बैठेंगे तो वो चलेंगी, लेकिन किसी भी जगह पे हम कोर्ट्स के डिसीजन को ऐसा नहीं कहेंगे कि ये गलत चीज़ हुई है, सिंपल। लेकिन रोकड़ी साहब, इन फैसलों पर तो तनकीद ये होती रही कि ये कोर्ट्स के अपने फैसले नहीं थे। नहीं होती रही, कुछ छोड़िए, होता तो बहुत कुछ रहा, और उस बहुत कुछ होने की वजह से पाकिस्तान जो खमियाजा भुगत चुका है, हम तो उन लोगों में से हैं जो कुछ होता रहा वो ना हो, और पाकिस्तान एक ऐसी डायरेक्शन में जाए जहाँ पे इदारे मजबूत हों, और जो होता रहा है। आप चाह रहे हैं कि हम माजी से डिस्कनेक्ट कर लें अपने आप को। मैं ज़रा मुस्तकबिल की बात कर लेता हूँ और हाल की बात कर लेता हूँ। मुझे बताइए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कुछ लोग उन्हें मशवरा दे रहे थे, बशमूल शाहिद खाकान अब्बासी, फैसल वावडा, के हालात साजगार नहीं, आप ना आए। नूंडी के भी कुछ दोस्तों ने यही मशवरा दिया उन्हें। आप क्या समझते हैं कि क्यों नहीं मशवरा दिया गया को वापस ना आए? कौन नहीं मानता उनकी वापसी के लिए? देखें, वो कोई भी नहीं, ये फिर ऐसी चीज़ है कि जिसको शायद लोग किसी के कहने की वजह से किसी और चीज़ के साथ जोड़ें, तो ही इज़ द राइट पर्सन खाकान अब्बासी साहब कि वो बताएं कि उन्होंने ये मशवरा क्यों दिया। एक होती है पॉलिटिकल विजडम के तहत, एक होती है पॉलिटिकल जो अपनी उनको आइडियाज़ हैं उसके तहत कोई भी दोस्त दूसरे दोस्त को ये कह सकता है कि आप ना आए या आए। ये अब क्योंकि इसका जवाब देना चाहिए खाकान अब्बासी साहब दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों कहा।
नहीं, तो अगर हमारे यहाँ आप हमारे से समझते हैं पूछें- पॉलिटिकल जीनियस अप्लाई होता है या फिर मैसेंजर इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ लोग? नहीं नहीं नहीं, मैं फिर क्योंकि एक प्रोसीजर चलते रहे, मैं खाकान अब्बासी साहब को मैसेंजर नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत मजबूत और एक पॉलिटिकल नो हाउ रखने वाले अच्छा पॉलिटिशियन है पाकिस्तान का, और ऐसे ओहदों के ऊपर और ऐसे मकाम तक वो पहुंच चुके हैं कि इसके बाद और तो कुछ है होता नहीं है। तो मैं उनको ये नहीं समझूंगा कि उन्होंने किसी के मैसेंजर के तौर पे कहा होगा। उन्होंने जो भी बात की होगी अपने पॉलिटिकल विजडम और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे की होगी, बुनियाद पे कही होगी। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के होते हुए इन दोनों में से बेहतरीन चॉइस है कौन वज़ीर आज़म के लिए? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मियाँ साहब कहते हैं मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, बड़े मियाँ, लेकिन कोई और चाहता है कि छोटे मियाँ वज़ीर आज़म रहें, दोबारा बने। नहीं, ये जो हम कहते हैं ना जी कोई और चाहता है, मैं फिर इस चीज की भी नफी करता हूँ। मैं अगर आप मेरी जाती राय पूछिए तो मैं तो जब मियाँ शहबाज शरीफ वाज डूइंग हिज प्रीमियरशिप तो उस वक्त मैं इनके उस चीज को मैं जाती तौर के ऊपर मैं उसकी पजीराई भी करता रहा, और मेरी पर्सनल चॉइस वोट के तौर पर तो मैटर करती है, लेकिन मैं क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होने के तहत या किसी भी जो पार्टी में होऊंगा तो मेरी सिंसेरिटी या मेरी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल होगी अपनी पार्टी के लिए होगी। लेकिन क्या आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मियां नवाज शरीफ को होना चाहिए या शहबाज शरीफ को होना चाहिए, उनका अपना इंटीरियर पार्टी का मसला है, नंबर 1। नंबर 2, इस केसेस के बाद कौन कहाँ पर खड़ा होता है ये ना आपकी चॉइस है ना मेरी चॉइस है। ये पार्टी किस तरफ लेके जाती है अपनी चीज को, वो ज्यादा बेहतर है। और अब इस गुमान की बुनियाद पर अगर हम ये कहने चाहें कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उस तरफ को और एक शक की गुंजाइश पैदा की जाए तो वो नहीं करना। आपने कहा कि हमें इस तासुर की नफी करनी चाहिए कि कोई और करवा रहा है, तो वो 9 अप्रैल 2022 के बाद जो पूरा जिस बयानी के साथ आप भी रहे उसमें तो यही था कि ये किया इन्होंने, करवाया किसी और ने, आप फिर उससे भी डिस्कनेक्टेड है? नहीं, मैं पता है जी, ये जो किया कराया ये वाली चीजें मैं पॉलिटिकली काफी चीजों को क्लेम कर सकता हूँ कि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इसका स्टूडेंट हूँ। मैं पॉलिटिक्स को एज ए पैशन, मैं अपनी जात में मुझे पता है कि मैं एज ए प्रोफेशन और एज ए पैशन करता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रोकड़ी साहब, बहुत शुक्रिया का। इस तरीका में पाकिस्तान पार्टी के जो कायद हैं, चेयरमैन तो खैर अलीम खान हैं, तो जो फाउंडर हैं जहांगीर खान तरीन, उनकी भी नाअहली का मामला है, तो देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। लेकिन आपने मौक़िफ़ देखा कितना दो टोक और सादा सा है, अदालतों को कुछ नहीं कहना, वाज़े और दो टोक उनका मौक़िफ़ है और बड़े मुहतात अंदाज से वो गुफ्तगू भी कर रहे थे। खैर कल इसी वक्त हमने एक ख़बर अनाउंस की थी कि नवाज शरीफ जो है वो अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए हैं, तो अब ये खबर आ रही है कि वो जी मुस्लिम लीग नून 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुँचेंगे और वहाँ 3 दिन उनका क़याम होगा और उसके बाद 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए उड़ान भरेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा भी बुक है, खुसूसी परवास को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। तो अब सऊदी अरब पहुंच गए हैं नवाज शरीफ और अब बहुत दिन भी करीब आते जा रहे हैं उनके पाकिस्तान आने के, और उसके बाद तैयारियां भी तेज हो रही हैं। 12 अक्टूबर का दिन है, 24 साल पहले उनके साथ जो हुआ आज उनके भाई उसका हवाला देते रहे, लेकिन खैर अब 24 साल गुजर गए और एक बार मियाँ साहब फिर वापस पाकिस्तानी सियासत में कदम रंजा होने जा रहे हैं। और ऐसे में नून लीग ने हिकमत अमली वज़ा की और वो ये है कि जो ज़्यादा बंदे लाएगा वही पार्टी टिकट का हकदार होगा आइंदा आने वाले इलेक्शन में। नवाज शरीफ की वापसी इस्तकबाल की तैयारियां हतमी मराहिल में हैं और ऐसे में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर कौन कितने लोग आएगा ये सवाल पूछा जा रहा है। ये भी सवाल है कि कितनी गाड़ियाँ होंगी, कितने आदमी पहुँचेंगे, गाड़ी नंबर क्या है, कारकुनों की तादाद क्या होगी, मीनार पाकिस्तान पहुँचने का वक्त बताना होगा। यानी कि पूरा एक मुफस्सिल डाटा बनाया जा रहा है, डाटा बेस है जिसकी निगरानी कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा कर रही हैं, उन तक पहुँचाया जाएगा ये सारा डाटा। और कुछ नीचे लोग हैं, कुछ कमेटीज़ बना दी गई हैं या टीम्स बना दी गई हैं जो इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर करेंगी। नून लीग मॉडल टाउन में इस सिलसिले में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। अनुशा रहमान है, शिजा फातिमा हैं, राहिला खादिम हुसैन हैं, अहमद सईद हैं और दीगर कुछ लोग हैं जिन्हें जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। तो कितने आदमी होंगे ये मुस्लिम लीग नून सवाल कर रही है इलेक्शन की टिकट देने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ऐसा नहीं कर पाएगा, मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर सकेगा, उसका काम तमाम हो जाएगा, उसे कोई टिकट नहीं मिलेगी। तो जनाब ये वो तमाम तैयारियां हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले हो रही हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर ये कहा है कि हमने रियासत को बचाया है और सियासत की परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो सियासत भी दफन हो जाती। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनका तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। उनकी गुफ्तगू सुनिए। ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ 16 महीने में तुमने अपनी
सियासत को नुकसान पहुंचाया। हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। खुदा न खास्ता रियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। मुझे अल्लाह ताला के हजूर इस बात का इत्मीनान है कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। हमने कहा कि हर चीज कुर्बान करने को तैयार हैं, पाकिस्तान के नाम पर कोई आंच आने नहीं देंगे। तो शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपके सामने है। शायान शान इस्तकबाल भी करना चाहते हैं वो, और ख़ुद मरीम नवाज़ भी इस सिलसिले में मुतहरिक हैं। लाहौर के हल्का NA 126 और NA 130 की जो यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हैं और कारकुन हैं, उनसे मुलाकातें की हैं। पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और कोऑर्डिनेटर्स को नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए इस सिलसिले में मुख्तलिफ टास्क भी दे दिए गए हैं। तो मुस्लिम लीग नून तंजीमी सतह पर मुतहरिक है। एक तरफ मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ लोगों को टिकट से मुतालिक भी बावर करवा दिया गया है कि जो जितने आदमी लेके आएगा, जितनी तादाद में वो इस पावर शो में कंट्रीब्यूट करेगा, वो ज़्यादा हकदार होगा। और साथ ही साथ कुछ कॉर्नर मीटिंग्स का भी सिलसिला शुरू हुआ था, कुछ छोटे मोटे जलसे भी शुरू हुए थे, लेकिन वो खैर रोक दिए गए क्योंकि कहा जा रहा है कि लोगों की जो तवानाई है वो छोटे जलसों पर खर्च नहीं करनी, बल्कि एक बड़ा जलसा करेंगे और मीनार पाकिस्तान पर करेंगे, और वो होगा 21 तारीख को। खैर कुछ मईशत की भी खैर खबर लेते हैं। हुकूमत IMF का एक और जो मुतालबा है वो पूरा करने के लिए तैयार है, और इस सिलसिले में जो कैश मैनेजमेंट पंजाब फ़ंड के लिए एक कमेटी के क़याम की समरी जो है वो फ़ाइनल कर ली गई है। सेक्रेटरी ख़जाना कमेटी के कन्वीनर होंगे, स्पेशल सेक्रेटरी फ़ाइनेंस और एडिशनल सेक्रेटरी फ़ाइनेंस कमेटी में शामिल होंगे। इसके अलावा जो पेंशन है, पेंशन फ़ंड है, हेड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट है, डिप्टी सेक्रेटरी फ़ाइनेंस है, वो भी कमेटी का हिस्सा होंगे, और कमेटी के पास मज़ीद किसी को रुकन बनाने का इख्तियार भी होगा। कैश मैनेजमेंट फ़ंड हुकूमत के पास इजाफी रकम को महफूज करने के लिए बनाया जाएगा। तो ये IMF का मुतालबा है जिस पर अमल दरामद होने जा रहा है। जी हाँ, एक और अहम कमेटी कायम कर दी गई है जिसके हिस्से में अहम टास्क भी आएंगे, और हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है। मुतालबा ये कि हम एक ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू अनदर आवर ऑफ द न्यूज़ रूम, और हम बात करेंगे इसराइल की बर्बरियत के हवाले से। इसराइल ने फ़लस्तीन पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, और गज़ा का इलाका बताया जा रहा है कि यहाँ से 200 से ज़ायद हमले किए गए हैं। फ़लस्तीन जो शहीद हुए हैं उनकी तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि गज़ा की सूरत हाल ये है कि मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई है, और वाहिद जो बिजली घर है ईंधन की किल्लत के बायस वो बंद हो गया। अस्पतालों में भी हालत ज़ार है ज़ख्मियों की, क्योंकि अद्वियात का स्टॉक भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। और इसके साथ साथ जो बेघर अफराद हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। अब तक 3,38,000 इनकी तादाद हो रही है, लेकिन इसराइली जारहियत इस वक्त जारी है। दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल भी इस पे सामने आ रहा है। तुर्किया, ईरान और अरब लीग ने तशवीश का इजहार किया है, जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इसराइल की हिमायत में इसराइल में मौजूद हैं। उधर जो बाइडन ने एक दावा किया और वाइट हाउस ने उसकी तरदीद कर दी, वो क्या मामला है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच जारी है उस पर भी बात करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला और नवाज शरीफ की वापसी को भी लिंक करके देखेंगे कि बनता क्या है, आइंदा आने वाले दिनों का सियासी नक्शा क्या है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल में हैं, और कशीदगी भी कम करवाने की फिर ये लोग बात करें। मामला जाएंगे किस तरफ, इम्तियाज़ गुल साहब हम ज्वाइन करें, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। इम्तियाज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर जो अपना वज़न डाल चुके हैं इसराइल की तरफ, या जो अपना वज़न डाल चुके हैं कुली तौर पर हमास की तरफ, उनसे तो फिर ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो किसी तरह से मीडिएटर का किरदार अदा करेंगे। अब आपको क्या लग रहा है कि कल जो अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती काउंसिल का इजलास है उसमें क्या कुछ हो सकता है? गुज़श्ता इजलास की तरह ही बेकार जाएगा? जी, लगता तो यही है। जब तक बड़े ममालिक हैं, अगर उन्होंने वजन डाल रखा है इसराइल के पलड़े में, तो उससे इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। हालांकि इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं मगरब में, अमेरिका में, यूरोपीय ममालिक में, वो वाज़ेह तौर पे इसराइल को तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार बना रहे हैं। मैं खुद सुन रहा था BBC पे इंटरव्यू में, कोई डेविड लेवी हैं, वो पहले इसराइली हुकूमत में भी शामिल थे। उनका ये कहना है कि हमास ने जो हमले किए उसका जवाब कतन ये नहीं है वो इसराइल ने किया, इसलिए कि हमास के हमले बाकायदा एक तनाज़ुर में हुए हैं
और वो नाजुक तीनों को उन 20 आपको सुन नहीं पा रहे इम्तियाज साहब, हम आपको दोबारा ट्राई करते हैं कि ले सकें, हमसे बात कर सकें। कतर की हम बात करते हैं। मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हम अकील अल नबीत ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक फौज भी कतर की मुसल्लह फ़ौज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी तावन बढ़ाने की ख्वाहां है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की मुसलसल कोशिशों को सराहा और दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का अहद किया है। तो ये अहम मुलाकात हुई है, इसी पे बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, बताइएगा इस मुलाकात में कौन कौन से अहम उमूर ज़ेरे गौर रहे? जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आज पाकिस्तान कतर के जो मुसल्लह फ़ौज के सरबराह हैं उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ास तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। और इस मौका पर कतरी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की मुसलसल कोशिशों को सराहा और दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का भी अहद किया। जबकि आर्मी चीफ का इस मौका पर कहना था कि हम कतर के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात, उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और कतर की मुसल्लह फ़ौज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी तावन बढ़ाने के भी ख्वाहां हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, आप हमें इस मुलाकात का अहवाल बता रहे थे। आपको बताएं कि आर्मी चीफ से ये एक अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की अमूर, पेशा वराना सलाहियतों के हवाले से गुफ्तगू की गई है। और GHQ जब मेहमान पहुँचे तो यहाँ पर उनकी अहम मुलाकात हुई है जिसमें अहम उमूर ज़ेरे गौर रहे। इससे पहले हम बात कर रहे थे फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मिस्र ने जो रफ़ा क्रॉसिंग है उसको बंद कर दिया है। बाकी तमाम रास्ते ऑलरेडी बंद हैं। अब ये एक वाहिद रास्ता था जहां से लोग गज़ा से नकल मकानी कर सकते थे। ज़रा ये बता रहे हैं कि जो मिस्री हुकूमत है उनको ये खदशा है कि इसराइल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गज़ा छोड़ जाएं। इसके अलावा मिस्र में पहले ही मौशी बहरान है जिसकी वजह से वो ज़्यादा पनाह गुज़ीन आबाद नहीं कर सकता। तो मिस्र ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं और जो रफ़ा क्रॉसिंग है उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। यानी यहाँ अब वहाँ के जो मकीन है उनके पास कोई कोई रास्ता उनके पास नहीं है। इसराइल जो है अब फ़ज़ाई बमबारी के ज़रिए उन्हें ख़त्म कर सकता है, क्रश कर सकता है, जो उसका प्लान है। खैर, जेल से अदालत लाने के इंतजाम को देखना रियासत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन PTI जिन केसेस में ज़मानत पर हैं उनमें जेल ट्रायल नहीं हो सकता। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में तोड़फोड़ केस में वकील सफाई के दलाइल, कहा अदालती हुक्म पर पुलिस चेयरमैन PTI को पेश करने की पाबंद है। प्रोसिक्यूटर मुखालफत करते हुए बोले कि PTI खुद कहती रही है कि चेयरमैन PTI की जान को ख़तरा है, आज कहते हैं कि पेश करें। अदालत का सिक्योरिटी मामले पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को वजारत दाखिला से मुशावरत करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तो एक तरफ जान को ख़तरा था, जेल ट्रायल हो रहा था, और दूसरी तरफ अब अदालत से कहा जा रहा है कि जिन केसेस में ज़मानत पर हैं या गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसमें अदालत तक लाया जाए। अब होता क्या है ये तो देखते हैं उस रिपोर्ट के बाद जो पेश की जाएगी वजारत दाखिला से मशवरे के बाद। बिल्कुल ऐसे। और इसके साथ साथ जो साइफर केस है उसमें भी फर्द जुर्म आयद करने के हुक्म पर एतराज़ उठा दिया गया PTI की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जिसमें वकील शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा है केस की नकूल वसूल करें, हालांकि वसूल नहीं की। वकील की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की भी इस्तदा की गई है, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि दरख्वास्त पर लगे एतराज़ात दूर करने के लिए रूल देकर ऑर्डर कर दूंगा। तो साइफर केस से मुतालिक भी ये पेशरफ्त है जो कि सामने आ चुकी है। अगर हम बात करें कि जलसे और जुलूसों की इजाज़त की, तो कहा जा रहा है कि लिबर्टी चौक लाहौर पर हमें जलसे की इजाज़त दी जाए। PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को कल तक दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत दी है। पंजाब हुकूमत के वकील से सवाल किया गया कि बताइए क्या मसला है, क्यों अभी तक इजाज़त नहीं दी गई। जस्टिस राहील ने पूछा डिप्टी कमिश्नर कल तक फैसला करके बताएं कि इजाज़त देनी है या नहीं, अगर इजाज़त नहीं देनी तो किन वजूहात पे नहीं देनी ये भी बताया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि लिबर्टी चौक पर जलसा करने की इजाज़त मांग रही है, देखना यह है कि अब उसको इजाज़त मिलती है या नहीं, और अगर नहीं मिलती तो वजूहात क्या बताई जाती हैं।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी आपसे एक लेटर करते हैं। बहरा यूनुस की तह से टाइटन अब्दोस का बकिया मलबा और इंसानी बाकियात निकाल ली गई हैं। खबर ऐसा एजेंसी ये बता रही है कि अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के इंजीनियर्स ने टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को देखने के लिए ज़ेरे समंदर जाने वाले टाइटन अब्दोस का मलबा और मुबैना तौर पर इंसानी बाकियात निकाल ली हैं। समंदर की तह से मिलने वाली टाइटन की बकिया हिस्से को अमरीकी बंदरगाह मुंतकिल किया गया है, जहाँ तिबी माहिरीन मुबैना इंसानी बाकियात का तज्जिया भी करेंगे। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है कि टाइटन अब्दोस का मलबा और इंसानी जो बाकियात थीं जो कि रह गई थीं उनको निकाल लिया गया है और अब उनका मुआयना भी किया जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक है, ये भी एक अहम सवाल है। एक शिक ये कह रही है कि सोमोटो के तहत फैसला किए गए केसेस में अपील का हक दिया था। नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला आर्टिकल 184(3) के तहत केस में किया गया। नवाज शरीफ को इस फैसले के खिलाफ अपील का हक मिलना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने माजी से अपील का हक देने की शिक गैर कानूनी करार दे दी है। अब नवाज शरीफ अपनी नाअहली के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकेंगे। नवाज शरीफ की नाअहली सादिक और अमीन ना होने पर आर्टिकल 63(1)(f) के तहत हुई थी। 63(1)(f) में नाअहली की मुद्दत का कोई जिक्र नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तशरीह के ज़रिए नाअहली की मुद्दत को ताहयात करार दिया था। अलबत्ता बाद में ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम की सूरत बदल दिया गया। लेकिन अब एक सवाल ये भी है, फितरी है, कि क्या नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ भी सकेंगे या नहीं, और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से मुतालिक जो फैसले हैं उसका रिवर्सल क्या है। ख़ास तौर पर ताहयात नाअहली का जो मामला है उसको किस तरह से डील किया जाएगा, क्योंकि दोनों नाअहल हुए और फिर ताहयात डिक्लेयर पाए। अलबत्ता PDM ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए इस नाअहली की मुद्दत को 5 साल किया और तरमीम के बाद इलेक्शन एक्ट जो है वो बाकायदा कानून बन गया, क्योंकि उस वक्त जो कायम मकाम सदर से सादिक संजरानी उन्होंने 26 जून 2023 को इस पर दस्तखत भी कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताहयात नाअहली वाले मामले पर कोई असर नहीं होगा, आईनी माहिरीन की राय है। इलेक्शन एक्ट तरमीम के तहत नवाज शरीफ नाअहली की मुकर्ररा मुद्दत गुजार चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है। जी हाँ, और इसके साथ साथ जो नैब केसेस हैं उन हवाले से कहा जा रहा है कि अगर बरियत हो जाती है तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। अगर किसी ने इलेक्शन एक्ट तरमीम को चैलेंज कर दिया तो कागजात नामजदगी जमा कराते हुए उन्हें मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अहम सवाल है, नवाज शरीफ जो कि 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, जैसे ही वो वापस आएंगे तो मुख्तलिफ कानूनी चैलेंजेस हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला आने के बाद नवाज शरीफ की अहलियत से मुतालिक भी एक नई बहस छिड़ चुकी है और इस मौजू पर बात करते हुए साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद ख़त्म हो गई है। नाअहली से मुतालिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। नैब से मुतालिक केसेस पर कायद मुस्लिम लीग नून की वापसी पर देखा जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि जो कानूनी टीम है वो मुकम्मल तैयारी के साथ है और बस इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही नवाज शरीफ वापस आते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। लेकिन जो PTI के रहनुमा हैं असद उमर, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले से खास से खुश नजर आ रहे हैं, दुरुस्त भी करार दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, जरा आप ये भी देखें और सुने। मेरे ख्याल में तो फैसला जो है मजमूई तौर पे ठीक फैसला है। नवाज शरीफ आएगा अब? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है। हाँ, इसके बावजूद आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे जी कि जो फैसला है सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है। शहबाज शरीफ को भी फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है, ये मेरा पता। ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कानून से छीन वाली बात है। इसका तो उनकी गवर्नमेंट में भी आ गया। तो मासूमाना सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके भाई इतने खुश क्यों हैं फैसले पे। एक फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है, बड़ी बात है ना। दो फैसला के इसके ऊपर दो बंदे खुश है। खैर, नाअहली फिर ताहयात नाअहली और अब लंदन से पाकिस्तान वापसी का मामला है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ज़रिए अलबत्ता माजी से अपील का हक़ तो नहीं दिया गया, कल के बाद से ऑनवर्ड अपील का हक़ होगा 184(3) के मुकदमात में। लेकिन नैब के केसेस, क्योंकि एक तो जो नाअहली हुई थी और उस सारे मामले में अपील नहीं की गई थी, तो वो एक अपील का मामला पेंडिंग है, लेकिन वो हो नहीं सकता। लेकिन अब जो ख़ास तौर पर
वो क्योंकि मुकम्मल हो गया 5 साल की मुद्दत, तो नैब के केसेस जो हैं उनमें अपने आप को सरेंडर करना होगा, ज़मानत लेनी होगी, सज़ा को ख़त्म करवाना होगा, केसेस में अपने आप को बेकसूर साबित करना होगा, फिर कहीं जाके मामलात अच्छे होंगे उनके लिए जो लंदन से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये कुछ मनाजिर भी हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करते हैं उस वक्त के जब वो रवाना हो रहे थे लंदन से। मशहूर एवनफील्ड उनके जो अपार्टमेंट हैं, फ्लैट्स हैं लंदन में, वहाँ से वो रवाना हुए और अब वो सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। सऊदी के बाद वो दुबई जाएंगे, दुबई में उनका क़याम होगा और फिर दुबई से उम्मीद पाकिस्तान जहाज़ के ज़रिए, जहाज़ कोई नई एयरलाइन नहीं है, ये एक जहाज़ बुक करवाया गया जिसमें बंदे भर के पूरे पाकिस्तान आएंगे। उस जहाज़ का नाम जो है, उस फ्लाइट का नाम उम्मीद पाकिस्तान रखा गया है। और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म, बस ये वो वाली उम्मीद ना हो जो डार साहब आए थे और डॉलर 250 पे जा रहा था, फिर 300 ऊपर बिल्कुल। और उबैद, एक नारा भी तो था ना, उम्मीद से यकीन तक, तो देखते हैं कि यही होना था। अब क्या ये कौन सी वाली उम्मीद है। खैर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर ये कहा है कि हमने रियासत को बचाया है लेकिन सियासत की परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो सियासत भी दफन हो जानी थी। उनका क्या कहना है वो सुनिए। ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ 16 महीने में तुमने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया, हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। खुदा न खास्ता रियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। मुझे अल्लाह ताला के हजूर इस बात का इत्मीनान है कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। हमने कहा कि हर चीज कुर्बान करने को तैयार हैं, पाकिस्तान के नाम पर कोई आंच आने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनके शायान शान इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। जो टास्क है वो मरियम नवाज के पास है, वो खासी मुतहरिक हैं। लाहौर के हल्के NA 126 और NA 130 की यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन के साथ उनकी मुलाकात हुई है। कारकुनों से भी वो मिली हैं। पार्टी रहनुमा और कारकुनों को, कोऑर्डिनेटर्स को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ टास्क भी दे दिए हैं। हर एक बंदे को टास्क दिया गया है कि इतने लोग आप लेके आएँ तो टिकट मिलेगी, अगर नहीं गाड़ी का नंबर भी बताएं, कितने लोग लेके आने, कितने बजे पहुंचेंगे, सारा कुछ बताएं। मतलब मुख्तसर ये कितने आदमी थे, ये सवाल मुस्लिम लीग नून पूछती फिर रही है आजकल। हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और न्यूज़ रूम का ये जो आखिरी हिस्सा होता है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ खुद को जोड़कर रखें, क्योंकि जाहिर है आजकल इससे बड़ी और ख़बर है क्या, ये हैपनिंग है क्या। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 311 बनाया। किस तरह से खेल रही हैं वो कैसे देख रहे हैं उबैद? कौन कौन है? उसामा मंसा हमारे साथ हैं, जवेरिया, इसके अलावा सैफ खान हमारे साथ हैं। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहते हुए ज़रा अपनी टीम के हौसले की भी बात कर रहे हैं। हमारी टीम का हौसला भी बुलंद है। ज़रा पहले अपने बॉयज़ की बात करते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो भी करना है करें, लेकिन हमारे वाले जो हैं वो हफ्ते की तैयारी कर रहे हैं। बल्ले बल्ले उन्होंने कर लिए हैं, सीधे रेगमाल शेगमाल उस पर फेर लिया है, वो फुल चमक रहे हैं और पता चल रहा है कि हफ्ते को जो है ना वो रन्स उगलेंगे। और क्या बोलते हैं वो गेंदबाज क्या करेंगे, विकेट उड़ाने को बेचैन है। और आज बाकायदा प्रैक्टिस की है, क्योंकि लास्ट मैच वो जीत चुके हैं तो मोराल भी हाई है, कॉन्फिडेंस। अच्छा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हमें हमारे प्रोड्यूसर साहब कहें कि वक्त खत्म हो गया, जल्दी शुक्रिया करना है। ये क्या हो रहा है भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ मनसा? सर ये आज नया मैच, नई विकेट पे मैच हो रहा था, तो मैं टॉस पे देख रहा था। दोनों कैप्टन ने कहा कि हम देखेंगे ये पिच बिहेव कैसा करती है, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया तो कामयाब हो गया अपने प्लान में। पैट कमिंस को लग रहा था कि बाउंस मिलेगा उनको थोड़ा, तो खैर उन्होंने साउथ अफ्रीका को बैटिंग दी। साउथ अफ्रीका ने पिच को सही तरह जज किया। ऑस्ट्रेलिया लग रहा है अभी तक अपनी वो जो टाइडीनेस है ना उससे ये निकल नहीं रहा है। हालांकि 3 मैच इन्होंने इंडिया के साथ खेले बायलैटरल सीरीज में, फिर एक पहला मैच अपने इंडिया के साथ मिला, तो 4 मैच खेल के भी आपको ग्राउंड्स का अंदाजा नहीं हो रहा, तो फिर पता नहीं कब जाके होगा। ऑस्ट्रेलियंस जो है इस टाइम बड़े अंडर प्रेशर हैं। 2 मैच हार के आगे इनके साथ जो है इनका जो सफर है वो बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज कर तो सकते हैं जी। वैसे आज अंदाजा तो ये था कि 250 के अराउंड या 280 तक रहेगा, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ने तो अच्छा खासा धकेल दिया। ऑस्ट्रेलिया से नहीं हो रहा। मैंने सुना आपकी फेवरेट थी। बिल्कुल, आज मेरी टीम ऑस्ट्रेलिया थी, लेकिन देखा जाएगा नई विकेट थी तो उनका भी ऐसा था कि 280 290 करेंगे। हालांकि साउथ अफ्रीका स्टार्ट स्लो था, लेकिन डिकॉक ने सेंचुरी स्कोर की और मार्करम के अलावा किसी ने इतना ज्यादा स्कोर नहीं किया, लेकिन स्टिल दे मैनेज टू स्कोर 311। अभी ये जो 312 ये डुएबल है आपकी नजर? ये डुएबल तो अभी तक अपनी नजर में खत्म हो रहा है, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है और कुछ नहीं है। लेकिन यू नेवर नो, मिडिल ऑर्डर में कोई है जो उम्मीद की किरण, नेवर गिव अप, तो वो जो है ना फाइट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आज आपने इंडिया वाला मैच भी देखा होगा, उन्होंने इतनी इजीली नहीं छोड़ा।
फाइट की, हालांकि वो विराट एंड तक दांतों से पकड़ के रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो नहीं, मिडिल ऑर्डर भी तो चल सकता है नेवर। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान का मैच में यहीं बैठ के मैंने प्रेडिक्ट किया था कि कोई चांस ही नहीं है, लेकिन वो देखें भाई बॉयज ने कैसा मैच जीता, तो मैं तो सोच रहा हूं कि प्रेडिक्शंस ना ही दूं अपने मैच की। इससे ये पता चलता है कि आप जो बैठ के वो 12:30 से 1:30 बजे और फिर उसके बाद डिजिटल पे कर रहे हैं, वो मतलब उसमें प्रेडिक्शन वाला एलिमेंट ना रखा जाए। बिल्कुल ना रखा जाए। बहरहाल जी ये वाला डिपार्टमेंट कमजोर है। अच्छा, ये वाली साइड हमें उस दिन नेगेटिव नजर आई थी, ये वाली पॉजिटिव नजर आई थी जब आपने शर्ट भी पहनी बिल्कुल जी, थी। तो वो टीम तो हमारी जीत गई है और हमारी सारी विशेष जो हैं वो अब सैटरडे के लिए हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। यकीनन उस दिन भी हम आप लोगों से आपकी राय लेंगे, उस दिन भी देखेंगे कि कौन सी मतलब भरपूर इंडिया पाकिस्तान वाले दिन तो फिर इंडिया पाकिस्तान होगा। लेकिन ओवरऑल कल वाला मैच भी इंडिया अफगानिस्तान भी देख लें। कल तो जी प्रैक्टिस कराई है अफगानिस्तान की, दोनों होम टीम्स खेल रही थी। वो कहते हैं हमारी भी होम ग्राउंड है, इंडिया की तो खैर है ही है। तो कर तो लग रहा था जिस तरह रोहित शर्मा को उन्होंने बॉलिंग कराई, जो राशिद खान है जो उनके प्राइम बॉलर हैं, उनको उन्होंने ऐसा रोहित शर्मा ने मारा, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही हो। तो अफगानिस्तान ने आई थिंक अच्छा किया, प्रैक्टिस करा दी है इंडिया को। कल तो इंडिया को हमारे खिलाफ जो है वो तगड़ा मुकाबला करना है, तो अच्छा उन्होंने अफगानिस्तान से। लेकिन इंडिया पे भी हमारे वो हाईएस्ट चेस का भी तो एक रहेगा, एक प्रेशर दबका दुबका बना दिया हमारे। मैंने बताया ना कि जो हम जीते हैं उस दिन उन पे ये होगा भाई, अगर हम देखें वही बात है ना, अगर वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे, अगर हम करते हैं तो अगर लेट्स सपोज अगर हमारी पहले बैटिंग की तो हम बड़ा स्कोर तो नहीं कर सकते। नहीं, अगर हमने पहले बैटिंग की तो उनके लिए बहुत ईजी है। हमें उनको पहले बैटिंग देनी चाहिए कि भाई आप स्कोर कर लो। उनको पता होगा कि पाकिस्तान ने 340 किया हुआ है मैच में। वैसे टॉस अक्सर हमारी फेवर में नहीं आता। रिकॉर्ड काफी खराब है टॉस में, इस वर्ल्ड कप में स्पेशली। बाबर टॉस भी नहीं जीत रहा है इतने, तो चलें टॉस की खैर है, पर मैच जो है जीतना जीते। अच्छा, अगर टॉस पाकिस्तान जीत जाता है तो क्या करना चाहिए इसको, बैटिंग? और आई थिंक पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए और एक बड़ा स्कोर डालें, बॉलिंग से उनको पकड़े आके, क्योंकि अगर इंडिया ने बैटिंग की और आपने रोहित और हमारी बॉलिंग उन्होंने, तो वो बहुत स्कोर हो जाएगा। देखें हर मैच में पाकिस्तान को भी इस पोजीशन में नहीं डालना चाहिए कि फिर 350 चेज करें या 300 चेज करें। हर रोज तो नहीं होगा, हर रोज तो नहीं होगा, या शायद कर भी लें, लेकिन कल इनको चाहिए कि अच्छा बड़ा स्कोर पहले बैटिंग करते हुए डालें, सेकंड इनिंग दें इंडिया को, और उसके बाद बॉलर अपना काम करें और ये मैच जीतें। और उसके बाद अगर, क्योंकि कल मैं सुहेब को यही कह रहा था, ये दो टीम्स में से जो टीम्स ये मैच जीतेगी ना वर्ल्ड कप में, उनका वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होंगे वर्ल्ड कप के लिए। आज 311 के बाद 312 डुएबल है या नहीं है अब इस पिच पे जिसको हम देख रहे हैं? 4 आउट हो गए, अब मुश्किल लग रहा है। प्रेडिक्शन कर दें मन साहब, मुझे लगता है शायद आज आपको साउथ अफ्रीका, मैं तो डिजिटल ट्रांसमिशन पे भी मैच से पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि साउथ अफ्रीका, यानी उसका उल्टा समझे हम। मैं अपनी उसी प्रेडिक्शन पे कायम हूं, साउथ अफ्रीका। और सोहेब, साउथ अफ्रीका की बैटिंग बड़ी तगड़ी चल सकता है। मेरी ऑस्ट्रेलिया भी ऑस्ट्रेलिया, मैं तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूं। बताएं इनको यकीन नहीं। ऑस्ट्रेलिया आप इजी ना ले, ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ टीम है, मेंटली बहुत स्ट्रांग टीम है, वो इतनी इजीली नहीं गिव अप करती और ये मैच फाइट करेगी। इजीली गिव अप नहीं करती है ऑस्ट्रेलिया। वक्त खत्म हो गया जिसका मुझे डर था। लेट्स सी कि आज कौन सी टीम जीतती है, और कल हम उस टीम का जिक्र करेंगे, क्या अच्छी चीज़ें रहीं और क्या बैड थिंग्स रहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ दीगर खबरें भी होंगी, लेकिन आज के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।